नमस्कार दोस्तों, मैं कल अंतिम सरकार का गठन बेबेल प्लान वगैरह बता दिया था। मैं देख रहे इसमें HC भाभा वगैरह अध्यक्ष कौन थे, तो बेबेल थे। उपाध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी थे। तो मैंने बता दिया था आप लोगों को। आज इससे आगे इटली की घोषणा पढ़ाऊँगा। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आगामी जितने भी एग्जाम हैं दोस्तों, 70 BPSC, UP PCSC, RO ARO, शिक्षक भर्ती 3.0 सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप लोगों का अभी पास मौका है, सुनहरा मौका है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। तो दोस्तों देख लीजिए, आज इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को हो जाती है। क्लेमेंट इटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन की घोषणा की। क्या की इसने? हाउस ऑफ कॉमन की घोषणा की। और जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। इटली ने घोषणा क्या कर दिया? 20 फरवरी 1947 को इसने घोषणा कर दिया कि 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा किया गया कि जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे हम। इटली ने लॉर्ड बेबेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय नियुक्त किया। किसने किया? इटली ने। दोस्तों याद रखिएगा, ये सब पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में PCS में पूछा जाता है। तो इटली ने लॉर्ड बेबेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को, आपको पता होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय वाइसरॉय माउंटबेटन ही थे। तो बेबेल के स्थान पर किसको बना दिया गया था? माउंटबेटन को उस समय बना दिया गया था। बेबेल के स्थान पे माउंटबेटन को बना दिया गया था। तो इसके बाद माउंटबेटन प्लान देख रहा है, यही है दोस्तों माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान जून 1947 देख रहे हैं, इसमें सबको बंदी बनाया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन कब आता है? जून योजना, 3 जून। लॉर्ड माउंटबेटन ने पहले ही बाल्कन प्लान दिया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र को बाल्कन देशों की तरह ही प्रभुत्व देने की बात कही। इस स्थिति में भारत एक देश न बनकर एक द्वीप बन जाता। समझ रहे बात को? और सरदार पटेल तत्कालीन गृह मंत्री थे उस समय दोस्तों। इसी के कारण तो दोस्तों आज इंडिया आप देख रहे हैं, तो कितने टुकड़ों में बांटता ना, इसका कोई गिनती न कर पाता। एक BP मेनन गृह सचिव थे, द्वारा इसे आने से पहले ही रद्द कर दिया गया। दोस्तों जो माउंटबेटन प्लान था ना दोस्तों, इसको आने से ही पहले रद्द कर दिया गया दोस्तों। नहीं तो ऐसा होता कि जितने मान लीजिए कि राजा महाराजा थे, राजपुताना थे, वो अलग अपना गुण गा रहे थे, सब अलग अलग अपना गुण गाते। इसके हिसाब से तो 10 टुकड़ा भी करते तो उसमें कम ही पड़ता, क्योंकि इतने रियासतों में बटा हुआ था। इसके बाद माउंटबेटन ने 3 जून को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे डर्की बर्ड प्लान कहा गया दोस्तों। किसने की? माउंटबेटन ने किया। उसको क्या किया? डर्की बर्ड प्लान कहा गया दोस्तों। डर्की बर्ड प्लान इसके अंतर्गत क्या कहा गया था? डर्की बर्ड प्लान के अंतर्गत क्या कहा गया था? तो भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनेंट स्टेट बनाए जाएंगे। अब ये कर दिया गया, इतने टुकड़ों में जो टूटता उसको ये कर दिया गया यहाँ पे डर्की बर्ड प्लान के तहत कि भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनेंट स्टेट बनेंगे। मतलब एक पाकिस्तान होगा और एक भारत होगा। तो इस समय जो पाकिस्तान बना दोस्तों, तो ये पाकिस्तान तो बना ही है, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश देख रहे हैं, तो साथ में बना, साथ ही में टूटा ना था उस समय 1971 में। तो मान लीजिए कि इंदिरा जी की सरकार थी उस समय, टूट के फिर बांग्लादेश बना। लेकिन उससे पहले वो सब इंडिया आज़ाद, जब पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से, देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तब जो अभी बांग्लादेश है उसको साथ ले ही के वो टूटा था, उसी में ना था। तो संविधान सभा अपना काम करती रहेगी। जिस क्षेत्र के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे वहाँ लागू नहीं होगी। देखिए दोस्तों, इसमें कह दिया गया कि संविधान सभा काम करती रहेगी, लेकिन जिस क्षेत्र के लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे वहाँ लागू नहीं होगी। फिर तो वही बात हो गई, गांधी जी इसको बिल्कुल मानने के लिए दोस्तों तैयार नहीं थे। गांधी जी इसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब बात भी ये सही थी। बंगाल और पंजाब विधानमंडलों में विभाजन के लिए हिंदू मुस्लिम सदस्यों से अलग अलग राय ली जाएगी।
जो बंगाल था दोस्तों, बंगाल और पंजाब में विधानमंडलों के विभाजन हिंदू और मुस्लिम से अलग अलग राय ली जाएगी। यदि कोई एक भी पार्टी सहमत होती है तो विभाजन किया जाएगा। अगर कोई एक भी पार्टी अगर सहमत हो जाती है तो विभाजन किया जाएगा। सिलट एवं उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह कराया जाएगा। देशी रियासतों को निर्णय लेना है कि उन्हें किस देश के साथ जाना है। इसका निर्णय राजा पक्षपात छोड़ दिया गया। दोस्तों ऐसा करके अंग्रेज छोड़ दिया था ना इंडिया को कि अगर सरदार पटेल नहीं रहते, बीपी मेनन नहीं रहते तो देश का क्या हाल होता। आज कम से कम अमन और चैन से तो जी रहा है। आज देखिए एकता ने विविधता है इंडिया के अंदर, क्या नहीं है। देखिए यहाँ हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, सिख रह रहा है, क्रिश्चियन रह रहा है, डिफरेंट कल्चर के लोग रह रहे हैं यहाँ, जाति के लोग रह रहे हैं, कितने धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं, पर भी रह रहे हैं। पाकिस्तान का आज ये हाल हुआ वहीं के कारण कि एक ही मुस्लिम धर्म अपना लिया और वहाँ पे पूरे मुस्लिम रहते, इसलिए कारण तो वो टूटा। यहाँ डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं, इसलिए एकता में विविधता है यहाँ। तो विभाजन के लिए रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया दोस्तों। इस समय जो ऐसा हुआ है तो 4 जून को माउंटबेटन योजना ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकार कर ली गई। 4 जून को माउंटबेटन योजना ब्रिटिश संसद द्वारा स्वीकार कर ली गई और 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया। 18 जुलाई को क्या कर दिया गया? स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया गया। मैप देख रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए, ये कश्मीर था। देखिए दोस्तों ये जितने क्षेत्र था ना दोस्तों, ये सारा उस समय टूटा। देख लीजिए ये जितने हरा दिख रहा है आपको, ये देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए। यहाँ का इतना क्षेत्र उस समय ये टूटा इंडिया के से, देख लीजिए। ये आज बांग्लादेश है जो पूर्वी पाकिस्तान था पहले, आज बांग्लादेश है ये। तो देख लीजिए यहाँ और यहाँ, पहला नंबर इसी को मानिए या दूसरा ये दोनों टूट के अलग हुआ। जो है 71 में बांग्लादेश बना। ईस्ट पाकिस्तान था ये दोस्तों, बांग्लादेश 1971 में बना। देख लीजिए यहाँ लिखा भी हुआ है, तो देख लीजिए। हैदराबाद को दोस्तों जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था उस समय, आप लोगों को याद होगा। हैदराबाद को जनमत संग्रह के द्वारा। कश्मीर को भी हरि सिंह यहाँ के राजा थे। कौन थे? हरि सिंह थे यहाँ के राजा थे, जो कि एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ दोस्तों तो कुछ कबायलियों के द्वारा पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया और जो हमारे 30% हिस्सा है ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको पाकिस्तान ने हड़प लिया। जब नेहरू जी ने इसको लेकर यूएनए में गए तो कुछ वहाँ पे कहा गया कि दोनों जो जहाँ जिस क्षेत्र में तक गए वो अपने अपने सीमा में लौट जाए। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान नहीं लौटा, आज तक हुआ विवाद बना हुआ है। विवाद क्या बना हुआ? भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती ले रखा है। 10% हिस्सा दोस्तों जो कश्मीर का है वो चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है वो दोस्तों। चाइना ने 10% हड़प रखा है, 30% पाकिस्तान के पास है। हमारे पास मात्र 60% कश्मीर है, 40% कश्मीर अभी, 30% पाकिस्तान और 10% चाइना के पास है, पाक, और इधर 10% चीन के पास है दोस्तों। हमारे पास मात्र 60% है। पर भी देख रहे हैं डेली चीन के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है पाकिस्तान को भी। समझ गए आप लोग? आगे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा 3 जून को माउंटबेटन योजना स्वीकृत कर दी गई। क्या कर दिया गया? 3 जून को माउंटबेटन योजना स्वीकृत कर दी जाती है। 3 जून को माउंटबेटन योजना स्वीकृत कर दी जाती है। इसकी विशेषता क्या रही? तो 15 अगस्त 1947 से भारत को और पाकिस्तान नामक 2 भागों में बांट दिया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 देशों में विभक्त कर दिया जाएगा।
अंतिम सरकार चुनाव तक कार्य करेगी। जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा तो अंतिम सरकार काम करेगी। जब तक चुनाव नहीं हो जाते संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करेगी। जो संविधान सभा था उस समय का वो संसद के रूप में काम करेगी जब तक चुनाव नहीं हो जाता। संविधान सभा के गठन 1935 का अधिनियम लागू किया गया। भारत में जो भी संविधान है दोस्तों वो 2/3 भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है दोस्तों। अधिनियम 1935 से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अभी जो भारत का संविधान है 2/3 भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, लागू किया जाएगा। भारतीय राजभारों को स्वतंत्र होने का विकल्प दिया जाएगा। उन्हें या तो भारत में रहना हो या पाकिस्तान में रहना हो। भारतीय जो राजभारे थे दोस्तों उसको विकल्प दिया जाएगा, या वो भारत में रहना चाहते हैं या उन्हें भारत में नहीं रहना चाहते हैं। भारतीय राजभारे को स्वतंत्र होने का विकल्प नहीं दिया जाएगा। इसमें कहा गया उन्हें तो या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में रहना होगा। कोई एक देश उसको चुनना पड़ेगा। देख रही है दोस्तों द इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ITCS। अब आगे चलिए। आज़ादी के नज़दीक है हम लोग। तो भारत अधिनियम 1935 देख लीजिए। भारत अधिनियम 1935। तो अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। यह उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया सबसे लंबा अधिनियम था दोस्तों। यह उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया सबसे लंबा अधिनियम था। इसे 2 अलग अलग अधिनियमों में विभक्त किया गया था, अर्थात भारत सरकार यदि अधिनियम 1945, बर्मा सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935। क्राउन नियम के तहत अधिनियम गठित किए गए थे। भारत सरकार अधिनियम में 1858 था। भारत परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909। भारत सरकार अधिनियम 1909, 1935। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब आगे देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 का अवलोकन देख लीजिए। इसमें क्या क्या कहा गया। तो उद्देश्य क्या था इसका? तो उद्देश्य था भारत सरकार के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने हेतु एक अधिनियम बनाया जाए। भारत सरकार के लिए अतिरिक्त प्रावधान हेतु एक अधिनियम बनाया जाए। प्रादेशिक विस्तार क्या होगा? तो सीधे ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्र होंगे। अधिनियम क्या होगा? तो यूनाइटेड किंगडम की संसद होगी। शाही स्वीकृति क्या होगी? तो 24 जुलाई 1935 के। आरंभ क्या होगा? 1 अप्रैल 1937 को होगा। स्थिति क्या होगी? भारत में 26 जनवरी 1950 को निरस्त कर दिया जाएगा जब भारत का संविधान बन के तैयार होगा। तो भारत अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि देख लीजिए। भारतीय नेताओं द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग बढ़ती जा रही थी। भारतीय नेताओं द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग क्या होती जा रही थी? बढ़ती जा रही थी। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश को भारत ने समर्थन दिया था। दोस्तों गांधी जी के कहने पर आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश को भारत में समर्थन दिया। प्रशासन में अधिक भारतीयों को शामिल करने की आवश्यकता को स्वीकार करने में मदद मिली। इस अधिनियम इस पर आधारित था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर गोलमेज सम्मेलन की सिफारिश थी इसमें। और 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र तीसरे गोल सम्मेलन का आधारित था। संयुक्त जांच समितियां कहती थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने शक्तियों का विभाजन कैसे किया? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने शक्तियों का विभाजन कैसे किया? तो इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया। क्या किया? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया। 3 सूचियाँ थीं जो प्रत्येक सरकार के अधीन विषयों पर विवरण देती थी।
संघ सूची केंद्र के पास रहेगी दोस्तों, प्रांतीय सूची प्रांत के पास रहेगी, और समवर्ती सूची मतलब केंद्र और राज्य दोनों के पास रहेगी, मतलब सेंटर और एंड स्टेट के पास रहेगी, मतलब दोनों के पास रहेगी। समवर्ती सूची में जो कानून बनेगा कुछ सेंटर के पास रहेगी, उस पर दोनों फैसला ले सकते हैं, मतलब जो अभी भी आप देख रहे हैं, जो संघीय कानून होगा केंद्र का वो केंद्र फैसला लेगी, जो प्रांतीय कानून होगा प्रांत लेगी, और जो समवर्ती सूची में होगा वो दोनों फैसला लेगी, जो आज भी है। भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम द्वारा लगाए गए कुछ परिवर्तन क्या थे उसमें था, परिवर्तन कुछ क्या थे तो इसमें देख लीजिए। प्रांतीय स्वायत्ता होगी, केंद्र में द्वंद्व शासन होंगे, द्विसदनीय विधानमंडल होंगे, संघीय न्यायालय, भारतीय परिषद होगा, और मताधिकार होंगे, पुनर्गठन होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतीय स्वायत्ता होगी। इस अधिनियम में प्रांतों को अधिक स्वायत्ता प्रदान की गई। इस अधिनियम ने प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। प्रांतीय स्तरों पर द्वंद्व शासन को समाप्त कर दिया गया। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता था। राज्यपाल जो था कार्यपालिका का प्रमुख होता था। उन्हें सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद थी। प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे, जो उन पर नियंत्रण रखते थे, और विधायिका मंत्रियों को हटा भी सकती थी। विधायिका क्या कर सकती थी, मंत्रियों को हटा भी सकती थी। हालांकि राज्यों ने अपनी अभी भी विशेष आरक्षित शक्तियों बरकरार रखी, और ब्रिटिश अधिकारी अभी भी प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में द्वंद्व शासन लगाया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में द्वंद्व शासन लगाया गया। संघीय सूची के अंतर्गत विषयों में दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल देख लीजिए, गवर्नर जनरल का नियंत्रण होता था, जो अपने द्वारा नियुक्त 3 सलाहकारों की सहायता से उनका प्रशासन करता था। जैसे विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इन विषयों में रक्षा, चर्च संबंधी मामले, चर्च से संबंधित बाहरी मामले, और प्रेस, पुलिस, कराधान, न्याय, बिजली संसाधन और आदि मामले शामिल थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल द्वारा अपनी मंत्रिपरिषद में 10 से अधिक नहीं के साथ था। मंत्रिपरिषद को विधायिका के साथ विश्वास में काम करना था। इस सूची के विषय में स्थानीय सरकार, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि शामिल थे। हालांकि गवर्नर जनरल को हस्तांतरित विषयों में भी हस्तक्षेप करने की विशेष शक्तियाँ थी। समझ गए क्या शक्तियाँ थी, तो विशेष शक्तियाँ इसको थी। तो आगे देख लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगामी जितने भी दोस्तों एग्ज़ाम हैं, UPPCS 70, BPSC, RO, ARO, जितने भी एग्जाम है UPSC प्री, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। एग्ज़ाम को एक्सटेंड कर दिए ही गया है, तो अभी टाइम है आप लोगों के पास, टाइम का उपयोग कीजिए। तो आज के लिए इतना ही।